हैं कि क्या जो लोकल ही जज होना चाहिए या इस तरह से ट्रांसफर्स होनी चाहिए डिफरेंट स्टेशंस में? Judge should not be known by the people. Judge should be known by the decisions. क्रिमिनल केसेस जो कि बीइंग जज आपने भी डील किए होंगे, बहुत ज़्यादा डिले का शिकार होते हैं, चलते ही नहीं हैं, कभी गवाह नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी जज साहब छुट्टी पे हैं, हर तरफ से उसमें कोई ना कोई इशू होता है। कन्विक्शन रेशो जो हमारे पाकिस्तान में है, स्पेशली सिंध में, वो वेरी लो है, वेरी लो। मतलब ये कह सकते हैं हम 90% एक्विटल है, कन्विक्शन रेशो कम है। जजा सजा ये स्टेट का काम है। जुडिशरी इज ओनली बैरियर के कोई भी शख्स विदाउट ट्रायल पनिश ना हो जब तक कि एविडेंस का क्वांटम इतना ना हो कि उसे सजा दी जा सके। इसका पर्पस ही यही है कि अगर हम किसी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाते हैं तो एक बेंच FIRs का पड़ा होता है जो कि अनअटेंडेड होती हैं। CFMS सिस्टम है, वहाँ पे FIR अपडेट होती है और 14 डेज के अंदर वो शो होती है कि इस FIR में चालान नहीं आया या रिपोर्ट नहीं आई। अब वो एक बयान पुलिस वाला लिख रहा है और नॉर्मली वो पढ़ाते भी नहीं और ऐसी राइटिंग में लिखते हैं कि वो पढ़ी जाती भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा प्रेजुडिस कॉज होता है प्रोसिक्यूशन के लिए? 161 पुलिस वाले खुद से लिखते हैं। जो पुलिस वाले क्या कहते हैं, 161 डिटो FIR लिखते हैं, नाम चेंज करके सारा पुलिस वाले खुद ही लिख देते हैं। वो विटनेस का वर्बेटम नहीं होता। इन माय ओपिनियन वर्बेटम भी नहीं लिखना चाहिए, 161 होना ही नहीं चाहिए, उस पर वीडियो होनी चाहिए और वो USB में अवेलेबल होनी चाहिए कि विटनेस ने क्या कहा उस वक्त एंड 164 में क्या कह रहा है। पुलिस रिपोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट इज नॉट अ पोस्ट ऑफिस। मैजिस्ट्रेट इज द अथॉरिटी टू डिसाइड द ट्रूथ एंड टू फॉर्म हिज ओन ओपिनियन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमें इस पॉडकास्ट पे ज्वाइन किया है एडवोकेट अब्दुल जब्बार मखदूम साहब ने। ही इज़ अ फॉर्मर जज एंड नाउ प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर। तकरीबन 8 साल तक एज अ सिविल जज सर्व किया, देन ही हैज़ रिज़ाइंड और उसके बाद 2024 में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया है। सो आज इस पॉडकास्ट में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिमिनल जो केसेस हैं उनमें क्या फ्लॉज होते हैं इन्वेस्टिगेशन में, क्यों डिलेज़ का शिकार होते हैं और प्रोसिक्यूशन जनरली अपना केस साबित नहीं कर पाती, इसकी क्या रीज़न्स हैं, और कुछ हम बेसिक प्रोसीजरल चीज़ें भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसे मिजाज हैं? ग्रेटफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड सर। सर, कैसी चल रही है प्रैक्टिस? कैसा एक्सपीरियंस आफ्टर बीइंग ए जज? आपने अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया? सर, इट वाज अ गुड जर्नी। जज में भी मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तो मैं आपसे अपनी गुफ्तगू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करूंगा और दुरूद पाक से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी सर, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका बीइंग जज और ट्रांसफॉर्म कैसे किया आपने अपने आप को वकालत में? सर, इन 2016 आई वाज अपॉइंटेड एज सिविल जज एंड जुडिशल मैजिस्ट्रेट। 8 साल में जज रहा हूँ और 5 स्टेशंस पे जज रहा हूँ। हर स्टेशंस का मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है एज अ जज। कुछ स्टेशंस पे मैंने सिविल लॉ सीखा, कुछ पे क्रिमिनल लॉ सीखा, कुछ पे फैमिली लॉ सीखा और कुछ स्टेशंस पे जनरल लॉ सीखा। मीन सब स्टेशंस को मिला के आप जब मिलाएंगे एक गुलदस्ता बनता है नॉलेज का। मेरी जो सर फर्स्ट पोस्टिंग रही वो रतोदेरो तालका में रही और सेकंड पोस्टिंग मेरी तालका शदाद कोर्ट में रही। देयर आफ्टर आई वाज ट्रांसफर टू डिस्ट्रिक्ट खैरपुर इन द सिटी। आई वाज सर्विंग एज अ जज एंड उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हुई मलीर में। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हुई जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ में, जहाँ से मैंने अगस्त के महीने में 2024 में रिज़ाइन दिया था। सर, हम ये चीज़ देखते हैं कि क्रिमिनल केसेस जो कि बीइंग जज आपने भी डील किए होंगे, बहुत ज़्यादा डिले का शिकार होते हैं, चलते ही नहीं हैं, कभी गवाह नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी जज साहब छुट्टी पे हैं, हर तरफ से उसमें कोई ना कोई इशू होता है। इसकी क्या रीज़न्स है इतने डिले की? और उसके अलावा जो एट दी एंड 4 साल 6 साल ट्रायल चल के साबित नहीं हो पाता, तो क्या क्वांटम ऑफ एविडेंस यहाँ पे हमारी एजेंसीज़, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ इतना कलेक्ट नहीं कर पाती? ये इनकी क्या रीज़न्स क्या हैं बेसिकली? मेन जो डिले के रीज़न्स हैं डिसीशन इन क्रिमिनल केसेस में, वो है इन्वेस्टिगेशन लेवल। जब FIR दाखिल होती है तो IOs को सफिशेंट फंड्स नहीं मिलते। वेरी अनफॉर्चुनेट टू से दैट के जो IOs हैं उनको प्रॉपर जो है केस जो मिलता है, उनके जो ड्यू फीस है, रिन्यूमरेशन से, वो नहीं मिलती है कि वो स्ट्रगल करे, ट्रुथ को फाइंड करे और इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करे।
उनके लिए प्रॉब्लम होती है आईओज़ के लिए ना, कि वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली कंडक्ट करें। जब एक बंदे के बाद पास इकोनॉमी नहीं होगी तो वो बंदा कैसे प्रोसीड करेगा, पॉइंट नंबर 1। सेकंडली जो स्टेज आती है हमारी मैजिस्ट्रेट के पास, वहाँ पे विटनेसेस नहीं आते हैं, कंप्लेनेंट नहीं आते, जिसका केस झूठा होता है वो चाहता है तो डिले हो जाए, मुलजिम को डिले से ही सज़ा हो जाए, तो झूठे केस वाला यही चाहता है। और जो सच्चा केस है, कन्विक्शन रेशो जो हमारे पाकिस्तान में है, स्पेशली सिंध में, वो वेरी लो है, वेरी लो। मतलब ये कह सकते हैं हम 90% एक्विटल है, कन्विक्शन रेशो कम है। तो मैं कहता हूँ जब किसी केस में कोई बंदा एक्विट हो जाए, किसी मर्डर केस में, तो वाई इन्वेस्टिगेशन शुड स्टॉप। हमें ढूंढना चाहिए जो बंदा एक्विट हो गया है, उसने मर्डर नहीं किया है, तो बंदे को किसने मर्डर किया है, उस फिर हम इन्वेस्टिगेशन रीस्टार्ट करनी चाहिए, री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमें मुलजिम का पता होना चाहिए। नो ऑफेंस शुड गो अनपनिश्ड, एवरी ऑफेंस शुड बी पनिश्ड। हमारी एक प्रॉपर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्रिमिनल्स तक पहुँचें। जैसे थेफ्ट केसेस में होती है, रिकवरी नहीं होती है, मुलजिम एक्विट हो जाते हैं, तो हमें लोगों की करोड़ों रुपए में थेफ्ट हो जाती है, तो हम इन्वेस्टिगेशन इवन आफ्टर एक्विटल जो है ना, री इन्वेस्टिगेशन हो जाए। अगर ये मुलजिम नहीं था तो ये चोरी किसने की थी। लाइक वाइज मैंने आपको बताया कि मर्डर केस में बंदा मर्डर हो जाता है, एक बंदे को एक्विट किया जाता है, लेकिन देखा जाए तो उसका मर्डर किसने किया था। कहीं ऐसा भी होता है कि मुद्दई खुद कत्ल करता है और दूसरे बंदे पे इल्ज़ाम लगाता है कि इसने मर्डर किया है। इन सच ए सिचुएशन जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो ब्रॉड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारे जजेस का माइंड ब्रॉड होना चाहिए, और जजेस हमारे ब्रॉड माइंडेड भी हैं, और बहुत इम्प्रूवमेंट आई है हमारे जुडिशल सिस्टम में। स्पेशली हमारे जजेस डे एंड नाइट मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, और इन्वेस्टिगेशंस को क्लोजली देखते हैं, लोगों के इमोशंस को पढ़ते हैं, सेंटिमेंट्स को पढ़ते हैं। तो सर आप जैसे एक आइडिया आपने दिया कि अगर केस में साबित नहीं भी होता तो उसकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा होनी चाहिए, फिर कोई ना कोई पकड़ा जाएगा, उस पर ट्रायल चलेगा, वो साबित होता है नहीं होता। तो आपको नहीं लगता कि ये एवर गोइंग एक प्रोसीजर बन जाएगा कि एक मर्डर केस, अनलेस कि वो मर्डर में भी ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने किया भी हो जेन्युइनली, बट उस पर वो शवाहिद नहीं हैं, साबित नहीं हो सका, बट दोबारा उसी प्रोसेस को रिपीट करने से ये एवर लास्टिंग गवर्नमेंट के इतने फंड्स, आपको नहीं लगता ये ज़्यादा नुकसान देगा? नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब जस्ट हमारे हज़रत अली का फरमान है कि आई स्टेट बेस्ड ऑन द ट्रुथ, आई स्टेट बेस्ड ऑन द जस्टिस सिस्टम, इवन अ नॉन मुस्लिम कैन एग्जिस्ट। वाइल द स्टेट जो इंसाफ ना फराम कर सके, वो स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं चाहता हूँ दो द हेवेंस में फॉल, जस्टिस शुड बी डन। ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए हमें एक जो है कोडेड करना चाहिए, हमें जो है बेसिक प्रिंसिपल्स में ऐड करना चाहिए, और ये हैं हमारे कि जस्ट हेवेंस, दो द हेवेंस में फॉल, जस्टिस शुड बी डन। और हज़रत अली का जो कॉल है वो तो हमारे लिए राह रहनुमा है, कैंडल है, लाइट, कैंडल लाइट। जस्टिस होगा तो जाहिर है जिसका बेटा मर्डर हो जाएगा उसको तो सुकून मिलेगा ना। मर्डर ढूंढे, अगर ए ने मर्डर नहीं किया तो बी ने मर्डर किया होगा, बी को अरेस्ट किया जाए, इन्वेस्टिगेशन ओपन हो। तो ये कॉन्सेप्ट है कंट्रीज़, अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। हमारे यहाँ जब एक्विटल हो जाती है तो मोस्टली इन्वेस्टिगेशन स्टॉप हो जाती है। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मर्डर केस हुआ, उसमें ए को नॉमिनेट किया गया, जब केस चला ए एक्विट हो गया, उसके बाद एक डिस्कवरी होती है, वीडियो आती है जिसमें जो डिसीज़ था उसको मर्डर कर रहा था बी। अब उसकी वीडियो के बुनियाद पे बी का ट्रायल चलना चाहिए, और बी अगर मुलजिम, अगर बी वाकई है, उसकी फॉरेंसिक टेस्ट होनी चाहिए वीडियो की, उसके बाद बी को सज़ा देनी चाहिए। नहीं सर, ये तो आई थिंक हमारे पास ऑलरेडी इस तरह के मामला तो मौजूद हैं कि अगरचे इन लेटर स्टेजेस कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस किसी और के अगेंस्ट आता है तो उस पर केस रीओपन किया जाता है, उसे ट्राई किया जाता है। यस है, लेकिन हमारे मुल्क में, लोगों में, पुलिस में ये शऊर नहीं है। अब हम कहते हैं अक्यूज़ को हम एक्विट कर देते हैं मेनली कि रिकवरी नहीं है, अक्यूज़ को एक्विट किया जाता है।
नॉन रिकवरी का वो तो पुलिस का फॉल्ट है ना, मे बी कंप्लेनेंट भी रॉन्ग हो सकता है, मुलजिम इनोसेंट हो सकता है। हाउएवर हमें बोथ साइड को जो है ना डीपली देखना चाहिए कि इंसाफ कहाँ पे, वेदर इट लाइज इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट और इन फेवर ऑफ द अक्यूज को हम कहते हैं इनोसेंट चाइल्ड ऑफ द लॉ। कंप्लेनेंट को भी प्रोटेक्ट्स होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए, दोनों को राइट्स हैं, लेकिन एक जस्टिस ऐसा होना चाहिए, आइडियल जस्टिस सिस्टम जिसको हम हज़रत मौला अली का जो कॉल है हम उसको फॉलो करें और इंसाफ फराम करें। सर आपको नहीं लगता ये आइडिया इंटायर जो मॉडर्न कोर्ट सिस्टम है आप उसके अगेंस्ट एक आइडिया की बात करें? बिकॉज जज़ा सज़ा ये स्टेट का काम है, जुडिशरी इज़ ओनली बैरियर के कोई भी शख्स विदाउट ट्रायल पनिश ना हो जब तक कि एविडेंस का क्वांटम इतना ना हो कि उसे सज़ा दी जा सके, उसे सज़ा ना दी जाए। इसका पर्पस ही यही है। तो क्या हम यहाँ पे आप एक आइडियल इंसाफ के सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जज को एक मुनसिफ होना चाहिए, या हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो सही है कि जज को सिर्फ एक एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स के बाद ये देखना है कि इस बंदे ने जिस पे ये इल्ज़ाम है, जिसको सज़ा देने जा रही है रियासत, क्या इसने जुर्म किया है या नहीं? वो आगे जज का काम है टू डिसाइड द केस। फर्दर जो हमारी स्टेट है उसकी ज़िम्मेदारी है कि एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें जो है इन्वेस्टिगेशन का एक स्ट्रांग जो है इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, और जो आईओज़ होना चाहिए वो पढ़े लिखे होना चाहिए। आईओज़ को जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं उनसे फ़ंड्स मिलने चाहिए प्रॉपरली। जब आईओ खुद विक्टिम होगा, उसको जो फ़ंड्स नहीं मिलेंगे, तो आप क्या समझते हैं वो आईओ कैसी इन्वेस्टिगेशन करेगा? वो तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं करेगा ना, वो बोलेगा मैं खुद मज़लूम हूँ, मैं क्या इन्वेस्टिगेशन करूँ। तो आईओज़ को फ़ंड्स देने चाहिए, आईओज़ को ट्रेनिंग देनी चाहिए, इवन जजेस को भी अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग देनी चाहिए। यूके, यूएसए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे सीएसपीज़ को ट्रेनिंग देते हैं, इसी तरह जजेस को भी जो है अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, फ़ॉरेन भेजा जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है ट्रेनिंग्स दी जाएं, वहाँ से हमें टाइम लेना चाहिए। हमारा मुल्क एफ़र्ट करे, क्योंकि इंसाफ जो है बेसिक नीड है लोगों की। इंसाफ होगा तो हमारी स्टेट जो है तरक्की करेगी। सर मैं आपसे फॉर फ्रेश मैजिस्ट्रेट्स एंड फ्रेश लॉयर्स, एडवोकेट्स, उनके लिए मैं आपसे पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जानना चाहूँगा। अगर विद सेक्शंस या प्रोविजंस ऑफ लॉ हो तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, कि एक केस इंसिडेंट से लेके मैजिस्ट्रेट तक आने तक, और मैजिस्ट्रेट के उस पर क्या रोल्स होते हैं, और इंटायर द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसे चलता है फॉर एनी केस। एक्चुअली जब एफआईआर दाखिल होती है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन असाइन होती है, कॉपी ऑफ द एफआईआर मैजिस्ट्रेट को 24 आवर्स में दी जाती है। और आजकल सिस्टम है अपडेटेड सिस्टम, केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कोर्ट के सिस्टम पे भी एफआईआर अपडेट हो जाती है, और जो पुलिस वाले हैं उनका भी सीएफ केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पे भी एफआईआर अपलोड होती है। उसके बाद जो होती है इन्वेस्टिगेशन आईओज़ करते हैं, मेमो ऑफ अरेस्ट है या मेमो ऑफ रिकवरी है, मेमो ऑफ प्लेस ऑफ इंसिडेंट बनाते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। अरेस्ट है, अरेस्ट करते हैं मुलजिम को और रिमांड लेते हैं 167 में, और 173 में रिपोर्ट देते हैं। एक्चुअली रिपोर्ट्स के 4 टाइप्स हैं, एक ए क्लास रिपोर्ट, दूसरी बी क्लास रिपोर्ट, तीसरी सी क्लास रिपोर्ट, चौथी जो रिपोर्ट होती है वो चालान होती है। केस चालान तब होता है जब एविडेंस सफिशेंट होती है और मुलजिम होता है, मतलब कि उसके ख़िलाफ़ केस चलाने जैसा है, तब केस चालान हो जाए। और बी क्लास वो होता है केस झूठा है, फॉल्स केस है। और सी क्लास जो केस होता है वो एविडेंस डेफिशिएंट। ये हमारे लॉ में नहीं है, ये बम्बे रूल्स में है, वहाँ प्रोवाइडेड है कि क्लासेस ऑफ रिपोर्ट के बताए गए हैं। अच्छा, ये हमारे सीआरपीसी में प्रोवाइडेड नहीं है। एंड मेरा ओपिनियन है कि इनको सीआरपीसी में इंक्लूड किया जाए विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ। अच्छा सर, अब हम इन्वेस्टिगेशन पे थोड़ा सा मज़ीद इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कौन से ऐसे लॉज या प्रोविजंस हैं जो कि पावर्स देती हैं इन्वेस्टिगेटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और रेगुलेट करती हैं कि इन्वेस्टिगेशन करनी कैसे है? इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस वाले हैं एज़ पर सीआरपीसी करते हैं और पुलिस रूल्स के मुताबिक।
अब उनको जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनकी हेल्प लेनी चाहिए। जो भी मतलब जिस प्लेस पे विज़िट करते हैं उसके जो सैंपल्स कलेक्ट करें। जैसे हमारे पास जो है चिल्ड्रन के केसेस है होते हैं, वुमेन केसेस होते हैं, रेप केसेस होते हैं, तो उनमें मॉडर्न जो एविडेंस है वो हेल्पफुल होती है। आजकल आप देखें हमारे पास मोबाइल फ़ोन होती है, उस मोबाइल फ़ोन में हमारी जो शख्सियत होती है वो पूरी हमारी मोबाइल फ़ोन में होती है। फर्स्टली तो मोबाइल फ़ोन मुलज़िम का लिया जाए और उस मोबाइल फ़ोन के थ्रू दोनों पार्टी से, कंप्लेनेंट और जो अक्यूज़्ड हैं उनसे मोबाइल फ़ोन लिया जाए, उनका डेटा कलेक्ट किया जाए, उनसे उनकी वीडियोस फ़ोटोज़ भी एक्सेस ली जाए ताकि हम सच को फाइंड कर सकें। तो एफआईआर हो गई। जी। अब एफआईआर में हम ये भी चीज़ें देखते हैं और आपने भी यकीनन विटनेस की होंगी कि अगर हम किसी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाते हैं तो एक बेंच एफआईआर्स का पड़ा होता है जो कि अनअटेंडेड होती हैं। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि सारे क्रिमिनल केसेस को लुक आफ्टर करे? मैजिस्ट्रेट को हर केस को लुक आफ्टर करना है या वो जो बेंचेस पड़े रहे हैं वो पड़े रहेंगे? मैजिस्ट्रेट को देखें केसेस असाइन होते हैं, थाने असाइन होते हैं, तो उन पुलिस स्टेशंस के बेसिस पे उनके पास एफआईआर्स आते हैं। हमारे मुल्क में स्पेशली हमारे प्रोविंस ऑफ सिंध में जो है ना, मैजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट्स ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि लॉट ऑफ वर्क है ऑन मैजिस्ट्रेट लेवल पे। हमारे ईमानदार जस्टिस किसी ने कहा था कि जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, सिविल जजेस हैं, वो फेस ऑफ द जुडिशरी हैं। फर्स्टली वो लिटिगेंट्स को फेस करते हैं, प्रोसिक्यूटर्स को फेस करते हैं, पुलिस को फेस करते हैं, तो उनको जो है ना मतलब वो ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, उनको फैसिलिटीज़ दी जाएं। और मैं अगेन आऊँगा कि जो उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए वो बाहर की कंट्रीज़ में होनी चाहिए। बट हमें सफिशेंट फंड्स अवेलेबल हैं। मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से, बट मैं चीज़ पूछना ही चाह रहा हूँ कि जैसे आपको थाने असाइन हो गए सारी चीज़, बट अब हर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएं तो एक उन्होंने फ़ाइल जो कच्ची सी फाइल होती है जिसमें बहुत सारी एफआईआर भरी हुई होती हैं जो कि अनअटेंडेड होती हैं। तो क्या कानून में मैजिस्ट्रेट पे कोई पाबंदी है कि फॉर एग्जांपल उसको ये फॉलो मैजिस्ट्रेट ने करना है कि एफआईआर कटी तो विद इन 24 आवर्स क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, या मैजिस्ट्रेट का रोल सिर्फ तब से शुरू होगा जब से कोई अरेस्ट हो जाए? नहीं हमाद भाई, हमारे पास जो एफआईआर्स होती हैं ना मैजिस्ट्रेट के पास जब आती हैं 24 आवर्स में, तो केस फ्लो CFMS सिस्टम है, वहाँ पे एफआईआर अपडेट होती है और 14 डेज़ के अंदर वो शो होती है कि इस एफआईआर में चालान नहीं आया या रिपोर्ट नहीं आई। तो आजकल अपडेटेड सिस्टम है, एफआईआर अनअटेंडेड नहीं होती, अब अटेंडेड एफआईआर होती हैं। सिस्टम खुद शो करता है ये इतनी मैजिस्ट्रेट के पास एफआईआर्स पड़ी हैं जिनमें चालान नहीं आया या रिपोर्ट नहीं आई है, जो भी है वो सिस्टम बताता है। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और हमारी सिंध हाई कोर्ट के पास द मोस्ट टेक्नोलॉजी हमारी सिंध हाई कोर्ट के पास है जिसमें शो होती है एवरी एफआईआर कि इसमें चालान नहीं आया, इसमें इंटरिम रिपोर्ट आई है, इसमें मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए, तो सारी शो होती हैं। हर एफआईआर अटेंडेड होती है, अनअटेंडेड कोई एफआईआर नहीं होती। हाँ फ्लाज होंगे कहीं, आई डोंट मुझे सारा इल्म नहीं है कि, लेकिन मैं जब खुद मैजिस्ट्रेट था तो हमारे पास पूरा सिस्टम होता था, हमारे क्लर्क्स जो थे वो अपडेट करते थे सिस्टम के साथ एफआईआर्स को। तो हमें ऑटोमेटिकली हम जैसे ही अपना सिस्टम खोलते थे तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी कि हमारे पास इतनी एफआईआर हैं, इसमें चालान नहीं आया, इसमें मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए, इसमें रिपोर्ट नहीं है। लाजमी नहीं है चालान आए, और एनी टाइप ऑफ द रिपोर्ट आनी चाहिए, विद इन 14 इंटरिम रिपोर्ट आनी चाहिए विद इन 14 डेज़ और 17 डेज़ इंटरिम रिपोर्ट देनी चाहिए, लॉ को अबाइड करना चाहिए। ये सब तभी पॉसिबल है जब हम पुलिस को जो है ना फंड्स रिलीज़ करेंगे। पुलिस वालों के लिए मुझे सिंपैथी है उनके लिए। अच्छा सर, एक चीज़ हम और देखते हैं कि जब केस पूरा ट्रायल भी हो जाता है सारी चीज़, डिले इन एफआईआर जो है वो एक मेजर फ्लॉ माना जाता है प्रोसिक्यूशन के केस में। व्हाई इज दैट? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डिले? डिले एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। एफआईआर डिले का मतलब ये नहीं है कि बंदा जो है एफआईआर झूठी है। एफआईआर सब्जेक्ट टू एविडेंस है, एफआईआर इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ये और जब एफआईआर प्रोड्यूस होगी, एविडेंस चलेगी, उसके बाद मतलब डिले अगर एक्सप्लेन्ड है
तो इट इज़ नॉट फाटल फॉर द केस, जो है केस को वो डैमेज नहीं करती है डिलेड एफआईआर। अगर अदरवाइज़ जो दूसरे सोर्स ऑफ एविडेंस है उनसे सपोर्ट मिलती है तो डिले कैन बी कम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड। किसी के साथ मजबूरी हो जाती है, एफआईआर रिपोर्ट नहीं कर सकता, कोई बीमार हो जाता है, किसी के घर में फौतगी हो जाती है, कोई इशू हो जाता है, बंदा रिपोर्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब नहीं है कि वो झूठी एफआईआर है। अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो हमारी पुलिस को वहाँ रजिस्टर लेके जाना चाहिए, एफआईआर रजिस्टर, वो उनकी एफआईआर उनके घर पे काटनी चाहिए। ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की रादर देन के रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिटिगेंट्स की। हाँ पुलिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एफआईआर क्यों नहीं हुई है। कोई मर्डर केस हुआ, पुलिस लेके जाए रजिस्टर, वहाँ पे लेके जाए रजिस्टर और बंदे को बोले आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करें। एफआईआर इज़ नॉट अ चार्ज, इट इज़ सिंपल इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंसिडेंट। अच्छा, अब एफआईआर हो गई, अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों के वो पुलिस वाले कागज़ पे कुछ लिख रहे होते हैं, व्हाट इज़ दैट? वो केस डायरीज होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस जिन्हें होती हम हैं, जिमनीज कहते हैं या ज़मीनी 161 जी स्टेटमेंट। 172 में जो केस डायरीज होती हैं और स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस होती हैं वो पुलिस रिकॉर्ड करती है। पुलिस जब किसी आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन दी जाती है तो ही इज़ अंडर लीगल ऑब्लिगेशन कि वो हर डे को एक्सप्लेन करे कि उसने एफआईआर के पहले दिन क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, तीसरे दिन क्या अंडर किया, 172 चौथे दिन क्या किया, पाँचवें दिन क्या किया, विज़िट की, साइट विज़िट की, क्या क्या रिकवर किया, क्या देखा, वो सब कुछ लिखते हैं। नक्शे भी बनाना लाजमी है? जी हाँ, वो बनाते हैं। जो मशीरनामा हम जिसको मेमो ऑफ प्लेस ऑफ इंसिडेंट कहते हैं वो बनाते हैं। तो एवरी जो डे है एक्सप्लेन होना चाहिए आईओज़ का। फॉर एग्जांपल किसी एक दिन पे आईओ ने काम ही नहीं किया उस केस पे, तो उस दिन की ज़िमनी कैसे बनेगी? उस दिन की ज़िमनी वो छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। वो जब दूसरे दिन कंटिन्यू करेंगे वो एक्सप्लेन करेंगे कि इस दिन हम क्यों नहीं जा सके, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई, वो रीज़न्स लिखेंगे। उसके बाद फिर दूसरी कंटिन्यू डायरी आएगी, उसमें डेट लिखी होगी, वो एक्सप्लेन करेगी कि ये हुआ, वो सारा एक्सप्लेन करेगी। अच्छा, ये ज़िमनियाँ जो होती हैं ये क्या अदालत में वकला इनको एक्सेस कर सकते हैं, नंबर 1, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? नॉर्मली हम ये देखते हैं कि नहीं कर सक रहे होते, और क्या ये एज एविडेंस हम देख सकते हैं या कोर्ट को कोई असिस्टेंस हो सकती है इनसे? इनमें ये सम टाइम कभी कोई पॉइंट जो है एम्बिगुअस होती है तो उसके एलाबोरेशन के लिए केस ये पुलिस डायरीज़ यूज़ होती हैं। आईओज़ अपनी मेमोरी रिफ़्रेश कर सकते हैं, कानूनी शहादत में प्रोवाइडेड है कि आईओ जो है अपनी मेमोरी रिफ़्रेश कर सकता है वाइल लुकिंग एट द पुलिस डायरीज़। तो 172 की ज़िमनीज़ हो गई, और जो बयानात हुए वो 161 में 161 ऑफ सीआरपीसी, वो क्या होता है? वो बयानात होते हैं, कुछ होते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के बयान होते हैं कंप्लेनेंट साइड के, कुछ होते हैं डीडब्ल्यूज डिफेंस विटनेसेस के बयान होते हैं। अब पुलिस का काम है कंप्लेनेंट साइड के विटनेसेस भी एग्जामिन करना और अक्यूज साइड के विटनेसेस भी। कभी प्ली ऑफ अलिबी आ जाती है, कभी डिफेंस विटनेसेस आ जाते हैं कि ये बंदा जिस दिन ऑफेंस हुआ था, ये मुलजिम हमारे साथ इस्लामाबाद में था और इंसिडेंट हुआ है कराची में हुआ है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल जब वो इस्लामाबाद में कहीं पे खड़ा हुआ है और वो वीडियो रिकॉर्डेड है, तो वो डिफेंस एविडेंस में आ जाते हैं। तो डिफेंस एविडेंस भी रिकॉर्ड होती है 161 में। तो ये प्ली ऑफ एलिबाई का आपने जिक्र किया, ऑल्दो ये थोड़ी लेटर स्टेज की चीज़ थी, मैं एक हायरार्की से लेके चलना चाह रहा था, बट मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ, ये प्ली ऑफ एलिबाई कंसिडर किस स्टेज पे होती है? क्या प्रोसिक्यूशन को पहले अपना केस साबित करना होता है, उसके बाद प्ली ऑफ एलिबाई? प्ली ऑफ एलिबाई एट एनी स्टेज कंसीडर होती है। मोस्टली जो है इन्वेस्टिगेशन पे जो है वो मुलजिम को रेज़ करनी चाहिए कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट ही वाज एब्सेंट फ्राम द प्लेस ऑफ इंसिडेंट, तो उसको ये प्ली लेनी चाहिए एट द अर्लीस्ट टाइम। और ये जो 161 की हमारी स्टेटमेंट्स की हमारी बात हो रही थी, इसमें क्या ये एज एविडेंस होते हैं? ये इसकी क्या एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है 161 की? 161 जो है इसको जब एविडेंस होती है उसके बाद जो इनको एज अ यूज़ होते हैं एज अ जो है रेफरेंस एंड इम्प्रूवमेंट्स के लिए, कोरबोरेशन के लिए यूज़ होती हैं और कंट्राडिक्शन के लिए। जब इनके बयानात आते हैं कोर्ट में, एविडेंस रिकॉर्ड होती है, एग्जामिनेशन इन चीफ, तो काउंसिल उन विटनेस की वेरासिटी टेस्ट करता है, वेदर वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। पहले होती है एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। अगर कोई एग्जामिनेशन इन चीफ में पॉइंट अनएक्सप्लेन्ड है या रह गई है तो री एग्जामिनेशन होती है। री एग्जामिनेशन के बाद दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन होती है।
अच्छा, यहाँ पे 161 को लेके मेरा हमेशा एक माइंड में क्वेश्चन रहता है, वो पुलिस वाले लिखते हैं जी, पुलिस वाले। एंड हम उन्हें एविडेंस स्टेज पे भी कंसिडर कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल इम्प्रूवमेंट्स के लिए विच इज़ फेटल फॉर द प्रोसिक्यूशन केस। अब वो एक बयान पुलिस वाला लिख रहा है और नॉर्मली वो पढ़ाते भी नहीं है और ऐसी राइटिंग में लिखते हैं कि वो पढ़ी जाती भी नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा प्रेजुडिस कॉज होता है प्रोसिक्यूशन के लिए? 161 पुलिस वाले खुद से लिखते हैं जो ये एक्चुअली हमारे भाई, ये हमाद भाई जो हमारे सिस्टम का फिला है, पुलिस वाले क्या कहते हैं 161 डिटो एफआईआर लिखते हैं, नाम चेंज करके सारा पुलिस वाले खुद ही लिख देते हैं। वो विटनेस का वर्बेटम नहीं होता हमारे यहाँ। आप वो जो पुलिस वाले करते हैं वो स्टेटमेंट विटनेस की नहीं होती है, पुलिस का खुद लिखा हुआ होता है। एक्चुअल बात ये है, रियलिटी ये है, मतलब विटनेस का कोई बयान, विटनेस इम्पॉसिबल है कि दो विटनेस एक जैसे ही बयान दें, हाँ डिटो कॉपी दें। तो ये एक फ़िला है जिसको इम्प्रूव करना चाहिए। विटनेस को जो अपना वर्बेटम है उसका वर्बेटम ही लिखना चाहिए, ना कि कॉपी पुलिस वाला कॉपी पेस्ट करके वो उसको रिप्रोड्यूस करके लिख दे सेम। तो दीज आर पॉइंट्स अगर हम कंसीडर करें, ये एक्विटल के पॉइंट्स है। ये क्योंकि फेक है ना, मैनेज्ड है, मैनेज चीज़ें जो लीड करती हैं एक्विटल को लीड करती हैं ना। जो प्रिंसिपल है बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट, बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट, तो ये प्रिंसिपल इन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। आपने बहुत अच्छी पॉइंट आउट की है, ये हमें चेंज लानी चाहिए। विटनेसेस का वर्बेटम लिखना चाहिए, ना कि कॉपी पेस्ट करने चाहिए। इन माय ओपिनियन वर्बेटम भी नहीं लिखना चाहिए, 161 होना ही नहीं चाहिए, उस पर वीडियो होनी चाहिए और वो यूएसबी में अवेलेबल होनी चाहिए कि विटनेस ने क्या कहा उस वक्त एंड 164 में क्या कह रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे एक स्टेरियोटाइप चीज़ देखते हैं कि 161 पुलिस वाला खुद लिखता है और वो विटनेस को दे देता है कि यार तुम रट के, और वो एफआईआर भी पुलिस वालों ने रटी होती है और 161 भी उन्होंने रटा होता है और रट के वो जज के सामने सुना देते हैं, जो कि इंटेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उसके ही अगेंस्ट है। आपने नेचुरल काउंट में होना चाहिए आपको, जो भी आपकी स्टेटमेंट है यस उसमें एक मार्जिन विटनेस को भी मिलना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों पे वर्ड्स पे उसका ना पकड़ा जाए, या कुछ अगर माइनर चीज़ें मिस आउट हैं उन्हें उस पर ना पकड़ा जाए। तो आई थिंक के वीडियो रिकॉर्डिंग इज़ द बेस्ट। आई एग्री विद यू अहमद भाई, आप जो कह रहे हैं ना, हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, ना कि 1860 में चलना चाहिए। अब दुनिया चेंज हो गई है, वीडियो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स होनी चाहिए विटनेसेस की। अब तो चेंजेस आ गई हैं, एंटी रैप एक्ट है जो 2021 का है, उसमें ये है जब 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है विक्टिम की, रैप विक्टिम की जो होती है वो वीडियो रिकॉर्डेड होती है, वो वीडियो रिकॉर्डेड होती है। तो इन द लाइक मैनर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वहाँ भी स्टेटमेंट्स आप सही फरमा रहे हैं कि वो भी रिकॉर्डेड होनी चाहिए, कि जिससे हमें जो है एक देखें, एक हमें जो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पुलिस लोगों का जितना हो सके जल्दी इंसाफ देना चाहिए। जस्टिस जो है, टाइमली जस्टिस जो है बेस्ट है। अब सर 161 भी हो गए, सारी चीज़ हो गई, पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली। फॉर एग्जांपल अगर वो 14 दिन का या 17 दिन का उनके पास जो टाइम है उसमें वो कंप्लीट नहीं कर पाते, देन व्हाट? तो मैजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी है, वो उनको शोकास देता है अंडर सेक्शन 166 एंड 175 सीआरपीसी। तो इसकी सज़ा भी है कि वो जो सज़ा भी देते हैं, कभी कभी एक्सप्लेंड होती है, लेकिन जो लॉ में टाइम प्रोवाइडेड है उसमें कंप्लाइंस करना लाजमी है, मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल आधी, जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आधी इन्वेस्टिगेशन हो गई बट अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो कि फाइनल कंप्लीट नहीं हो सकी भी इन्वेस्टिगेशन, तो उस सूरत में क्या प्रोसीजर है, पुलिस वालों को क्या करना है? हमाद भाई, आप जो क्वेश्चन टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं 14 डेज़ या 17 डेज़, तो मैं चाहता हूं कि जब पुलिस वाले के पास 10 इन्वेस्टिगेशन के लिए केस हैं तो 14 डेज़ और 17 डेज़ ये जो है इनसफिशेंट है एक पुलिस वाले के पास, कि वो इतने दिनों में इन्वेस्टिगेशन इतने सारे केसों की मुकम्मल कर ले, और उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ले। आपको पता है हमारे मुल्क में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मतलब लेटेस्ट नहीं है, एज टू टाइम हमने तरक्की नहीं की है, हम स्टैटिक हैं। आप जैसे कह रहे हैं हम मॉडर्न दुनिया के साथ चेंज के साथ चलें, तो वो होना चाहिए। तो ज़ाहिर है इंशाल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, आप जैसे लोग इंशाल्लाह ताला, जो हमारी यंग जनरेशन है, हमें इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे मुल्क में आसानियाँ फरमाएंगे और
इंशाल्लाह ताला टाइमली जस्टिस मिलेगा लोगों को। इंशाल्लाह सर, वो तो इंशाल्लाह फ्यूचर के लिए चीज़ें हैं, बट व्हाट प्रेजेंटली प्रिवेलिंग हम वो भी कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि एक इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस वाले कंप्लीट नहीं कर पाए, तो क्या उन्हें कुछ अदालत में कोई दरख्वास्त देते हैं, कोई रिपोर्ट हाँ, जमा कराते हैं आर्जी तौर पर, या किस तरह से प्रोसीड वो होता है अंडर ट्रायल? सेक्शन 344 सीआरपीसी में जो है ना टाइम लेते हैं कि हमें टाइम दिया जाए। हाँ, ये है कि इंटरिम रिपोर्ट जो होती है ना, इन ऑल सरकमस्टांसिस जो है ना विदिन 14 डेज़ में रिपोर्ट देनी है होती है। इन केस नहीं होती है तो 17 दिन में विदिन 3 डेज़ जो है ना इंटरिम रिपोर्ट जमा करवानी होती है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी होती है, तो मैजिस्ट्रेट उनको टाइम ग्रांट करता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करें। लेकिन आज के दौर में जो इन्वेस्टिगेशन, जब एक आईओ के पास 10 इन्वेस्टिगेशन हो और इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो और रिसोर्सेज ना हो, तो वो 14 दिन में इम्पॉसिबल है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर। मर्डर केस में 14 डेज़ में कैसे कंप्लीट होगी इन्वेस्टिगेशन? बट इसमें एक आपकी बात से मैं एग्री भी करूंगा, लेकिन टू सम एक्सटेंट मैं डिसएग्री भी यू करूंगा। कैन डिसएग्री। उसकी रीज़न ये है कि हम उनको अगर रिमांड्स वगैरह दे देंगे, चलें ठीक है, रिमांड्स की हद तक 14 दिन एटलीस्ट, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगली चीज़, क्योंकि जब तक रिमांड में है वो, और हमारे यहाँ एक प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है कि आप बेल फाइल नहीं कर सकते। इसकी वैसे लीगैलिटी क्या है? क्या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आप बेल फाइल कर सकते हैं या नहीं? इन्वेस्टिगेशन के दौरान बेल फाइल हो सकती है। देखें, प्री अरेस्ट बेल भी तो होती है, तो ड्यूरिंग जो है जेल कस्टडी रिमांड के बेल फाइल हो जाती है। बेल के लिए चालान का होना या रिपोर्ट का होना लाजमी नहीं है। बेल जैसे ही मुलजिम कस्टडी में चला जाता है तो उसकी बेल जो है डिसाइड होती है, आइदर डिसमिस होती है या अलो होती है। तो बट हमारे यहाँ प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ये है कि लोग करते नहीं है। द रीज़न इज नहीं, कि इसी ग्राउंड पे डिसमिस हो जाती है हमारा कि रिक्वायर्ड फॉर फर्दर वन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। मेजर ग्राउंड जो है ना बेल का, दैट द अक्यूज्ड हैज़ बीन रिमांडेड टू जेल कस्टडी, जो हम लिखते आते हैं, वो इम्पॉर्टेंट ग्राउंड होता है कि नो मोर रिक्वायर्ड टू द पुलिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राउंड होता है कि अक्यूज़ जो है जेल कस्टडी हो गया उसको बेल दी जाए। हाँ, अदर ग्राउंड्स कोर्ट देखती है, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल देखती है, टेंटेटिव बेल होती है ना, डिसाइड होती है। डेप्थ में जज को नहीं जाना होता है बेल डिसीजन के दौरान, और उसका केस पे कोई इम्पेक्ट नहीं होता। बेल डिसीजन इज़ ओनली टू द कस्टडी ऑफ अक्यूज्ड, रिटेंशन और रिलीज़। सर, हम ये कहते हैं कि जो स्पीडी ट्रायल है वो भी एक्यूज्ड का एक राइट है, तो हम ये भी देखते हैं कि जब तक फाइनल रिपोर्ट्स नहीं आती, समटाइम 6-6 महीने ले लेती हैं पुलिस की 173 में फाइनल रिपोर्ट आने के लिए, कंप्लीट चालान आने के लिए, तो ट्रायल स्टार्ट नहीं होता। इसमें लॉ क्या कहता है? क्या ट्रायल स्टार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? इसमें ये रिपोर्ट देखें, 6 महीने में अगर रिपोर्ट नहीं आई है तो लाजमी नहीं है अक्यूज़ की अटेंडेंस होनी चाहिए। अक्यूज़ शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय हिज काउंसिल, उनके काउंसिल को आना चाहिए। मुलजिम को हर तारीख, मुलजिम या कंप्लेनेंट जब उन या विटनेसेस जब उनका मुलजिम को हर तारीख पे आना लाजमी नहीं है। जब चालान हो जाए केस तब आना चाहिए। और सेकंडली विटनेसेस या कंप्लेनेंट जो हैं उनको भी तब केस में आना चाहिए जब उनकी एविडेंस चलनी चाहिए। लोगों का टाइम जो है वो प्रीशियस टाइम है, टाइम वो रहमत है, जो ब्लेसिंग है वो जो है ना वो मैचलेस है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। टाइम रिवर्स नहीं होता। यू कैन अचीव एवरीथिंग बट यू कैन नॉट रिवर्ट द टाइम बैक। टाइम को वापस हम नहीं लेके आ सकते। इंटरिम चालान पे ट्रायल हो सकता है या नहीं? यस, इंटरिम चालान पे हो सकता है। आप देखें, नारकोटिक केसेस में केमिकल रिपोर्ट नहीं आती है। अब केमिकल रिपोर्ट में जितने दिन लगे आने में, तब तक ट्रायल चलना चाहिए। जब आईओ की एविडेंस होगी उस टाइम तक तो रिपोर्ट आ जाएगी ना, फिर आईओ प्रोड्यूस कर देगा। तो मैजिस्ट्रेट हैज़ अथॉरिटी टू टेक कॉग्निजेंस ऑन द इंटरिम रिपोर्ट। सर, यहीं से मैं फिर इसी चीज़ को मज़ीद कंटिन्यू भी ये करूँगा कि जैसे अब रिपोर्ट आ गई हमारे पास, पुलिस वाले ने, आईओ ने आपको रिपोर्ट लाके 173 में सबमिट करवा दी ना, मैजिस्ट्रेट का अब क्या रोल होता है? उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, वो क्या प्रोसीजर्स फॉलो करता है रिपोर्ट आने के बाद? फ़ाइनल रिपोर्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़ाइनल रिपोर्ट के टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स: चालान, A क्लास, B क्लास और C क्लास रिपोर्ट। अब जब चालान आता है तो मैजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी है कि पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव रिपोर्ट कर सकता है, नेगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव रिपोर्ट कर सकता है। मैजिस्ट्रेट इज़ नॉट पोस्ट ऑफिस, ही हैज़ अ वास्ट अथॉरिटी। मैजिस्ट्रेट इज़ कंसीडर्ड एज हीरो ऑफ द क्रिमिनल लॉ। मैजिस्ट्रेट जो है ना हीरो है क्रिमिनल लॉ का।
मैजिस्ट्रेट के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो सी क्लास रिपोर्ट पे भी काग्निजेंस ले सकता है, बी क्लास रिपोर्ट पे भी काग्निजेंस ले सकता है, चालान को भी सी क्लास कर सकता है। इतनी अथॉरिटी है मैजिस्ट्रेट के पास। इन शॉर्ट के उस पर वो रिपोर्ट बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग नहीं है, वो टर्म यूज़ होता है FC डिक्सिट कि पुलिस रिपोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट इज़ नॉट अ पोस्ट ऑफिस। मैजिस्ट्रेट इज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड द ट्रुथ एंड टू फॉर्म हिज ओन ओपिनियन। सर यहाँ पे जैसे अब रिपोर्ट आ गई, ठीक है, वट एवर जो डिसएग्री करे एग्री करे। एक चीज़ हम और भी देखते हैं कि समटाइम वो ना एग्री करते ना डिसएग्री करते, ऑर्डर ये करते हैं कि दोबारा इसको सही करके ले आएँ। ये सही करके क्या होता है? ये होती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है। मैजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी है, अगर चालान आ गया है और उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं तो मैजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे सकता है कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करें और हमें जो है इन्वेस्टिगेशन प्रोविजन है हमारे पास लॉ में? फर्दर इन्वेस्टिगेशन 173 में ही होती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के हमने डायरेक्शंस दिए थे। कभी कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं जो, तो उनका होना लाजमी होता है। तो जितनी रिपोर्ट कंप्लीट होगी उतना जो है डिसीजन भी प्रॉपर आ जाएगा। क्या किसी केस की री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है शुरू से? री इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पावर्स हैं, पुलिस के जो हेड हैं उनके पास अथॉरिटी है। इवन हमारी हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है री इन्वेस्टिगेशन के लिए कि इस केस में री एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में 561 है CRPC में या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में हमारी हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो री इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शंस दे सकते हैं। मैजिस्ट्रेट्स नहीं दे सकते। इवन जस्टिस ऑफ पीस के पास, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस, उनके पास भी CRPC में अथॉरिटी है कि री इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शंस दे सकते हैं। तो मैजिस्ट्रेट नहीं दे सकते? मैजिस्ट्रेट के पास री इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी है सच मेरे आइडिया में नहीं गुजरी, शायद हो केस ला मेरे ओपिनियन में जी। तो अब सारी चीज़ हो गई कंप्लीट, रिपोर्ट भी आ गई, वट एवर जो रिपोर्ट, हम चालान को लेके चलते हैं बिकॉज वी हैव टू फर्दर प्रोसीड द केस। चालान आ गया, अब ऑर्डर लिखा जाता है उस पर एक्सेप्टेड। ये क्या चीज़ होती है? एक्सेप्टेड ये होता है कि मैजिस्ट्रेट एग्री करता है चालान से। अब अगर मैजिस्ट्रेट का अपना ट्रायल होगा तो वो खुद अपने पास रखेगा, अगर सेशंस ट्रायल होगा तो वो सेशन जज साहब को सेंड करेगा। सेशन जज जो होते हैं साहब वो किसी जो सेशन एडिशनल सेशन जजेस हैं उनको सेंड करते हैं या ख़ुद के पास रखते हैं, या जो सीनियर असिस्टेंट सेशन जज क्रिमिनल हायर की जो है उनको सेंड करते हैं केस चलाने के लिए। ये जो कॉग्निजेंस का हम वर्ड यूज़ करते हैं कि मैजिस्ट्रेट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस, ये कब होती है, किस प्रोविज़न ऑफ लॉ के तहत होती है और इसका कौन सा स्टेज होता है? क्या ये जो एक्सेप्ट लिखा, ऑर्डर लिखा, पास किया, ये कॉग्निजेंस ही है या कॉग्निजेंस इसके अलावा होती है? कॉग्निजेंस जब IO फाइनल चालान देता है या फाइनल रिपोर्ट देता है तो मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190 CRPC में मैटर पे कॉग्निजेंस लेता है कि मैटर सफिशेंट मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए इसमें जो है कॉग्निजेंस ली जाती है। दैट केस फिट केस है जो प्रोसीड होना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं एट दिस स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस? एविडेंस को देखा जाता है, इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल को देखा जाता है। अगर इनसफिशेंट एविडेंस होती है तो मैजिस्ट्रेट चालान से डिसएग्री होके उसको C क्लास भी कर सकता है, उसको B क्लास भी कर सकता है। मींस मैजिस्ट्रेट इज़ द उसके पास वास्ट पावर्स हैं। सही। अब ये सारी चीज़ आ गई हमारे पास इंटायरली, चलान एक्सेप्ट होने तक सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ईच एंड एवरीथिंग, पुलिस फाइल हमारे पास इन शॉर्ट आ गई जी। अब अक्यूज जो है अभी तक तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है कि उसके अगेंस्ट क्या आया है क्या नहीं आया है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसे कैसे बताया जाएगा कि आपके अगेंस्ट क्या मटेरियल है, आप इसे कैसे डिफेंड करें? जैसे ही चालान होता है केस तो जिस कोर्ट का ट्रायल होता है, सेशंस कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कोर्ट का, तो कंसर्न कोर्ट विदिन 7 डेज़ अक्यूज़ को डॉक्यूमेंट सप्लाई करती हैं इंक्लूडिंग चालान। तो वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं, प्रोवाइडेड होती हैं, 161 होती हैं, चालान होता है। अगर फर्दर स्टेटमेंट्स होती हैं वो होती हैं, डिफेंस विटनेसेस के बयानात होते हैं, मेमोज़ होते हैं, अरेस्ट के होते हैं, रिकवरी के होते हैं, प्लेस ऑफ इंसिडेंट के होते हैं, वो प्रोवाइडेड किए जाते हैं। ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट वो CRPC में मेंशनड है, 241 है मैजिस्ट्रेट ट्रायल में और 265 C में जो है सेशंस ट्रायल में। तो देयर आर सम एम्बार्गोज के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो वो मुलजिम को प्रोवाइड नहीं भी किए जाते, सर्टेन एक्सेप्शंस होती हैं।
आपके लॉ में। एक्सपीरियंस में क्या कभी ऐसा हुआ है कि ना नहीं, ऐसा सच हमारे पास ऐसा नहीं आया केस जिसमें मुलजिम को डिप्राइव किया जाए कि कि डॉक्यूमेंट्स ही डॉक्यूमेंट्स ना ना दिए दिए जाएं। ऐसा मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कोई केस नहीं गुजरा कि मुलजिम को ये डॉक्यूमेंट्स विदहेल्ड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मोस्टली 99.5% जो है डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। अच्छा, पुलिस फाइल का एक्सेस मुलजिम को, या जो पुलिस फाइल में बहुत सारी और चीज़ें होती हैं वो मुलजिम को नहीं दी जाती, इसकी क्या रीज़न है? मुलजिम को तकरीबन डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं कोर्ट से, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो प्रोवाइड बस किए जाते ज़िम्नियाँ हैं। नहीं मिलती। ज़िम्नियाँ तो वो पुलिस के लिए होती हैं, उनके पुलिस के अपने अपने यूज़ के फंक्शंस लिए। होती हैं, डेली वर्क के हिसाब से, उस हिसाब से होती हैं। अच्छा, अब सारी चीज़ हो गई, कॉग्निजेंस भी हो गई, अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा जो केस है वो खुद मैजिस्ट्रेट साहब चलाएंगे या किसी और केस का, कोर्ट का केस बनता है? इसके लिए हमारे पास कोई बना हुआ है कोई चीज़, कोई सेट फॉर्मेट है हमारे पास? जी, 1898 हमारा जो CRPC है उसमें शेड्यूल 2 है, उसमें प्रोवाइडेड के है कि ये मैजिस्ट्रेट ट्रायल है, ये सेशंस ट्रायल है। तो उस हिसाब से जब हम शेड्यूल को देखेंगे कि अगर मैजिस्ट्रेट ट्रायल है तो मैजिस्ट्रेट अपने पास रखेगा, अगर सेशंस ट्रायल है तो वो सेशंस कोर्ट को, सेशन जज साहब को सेंड करेंगे। जो बिज़नेस होती है डिस्ट्रिक्ट की वो सेशन जज एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, फिर वो से सेशन एडिशनल जजेस या असिस्टेंट सेशन जजेस को बिज़नेस अकॉर्डिंगली अकॉर्ड करते हैं केसेस के। ये असिस्टेंट सेशन जज चलाए, ये एडिशनल सेशन जज चलाए, या कभी खुद अपने पास भी रख लेते हैं। स्पेशल कोर्ट्स का है तो स्पेशल कोर्ट्स में नहीं, जैसे स्पेशल कोर्ट्स के वो टोटली अलग हैं। GBV का है कोई तो उधर भी आप देखें ATC केसेस में FIR डायरेक्ट ATC कोर्ट के पास जाती है, चालान भी वहाँ होता है, हर चीज़ वहाँ होती नहीं, है। वो तो एक स्पेशल कोर्ट्स हो गई ना। और नारकोटिक्स वाले सम टाइम भी किए जाते नारकोटिक्स हैं। में भी इसी तरह है। अगर जो पुलिस के केसेस होते हैं वो जो पहले जेम्स के पास पेश होते नहीं, हैं। नारकोटिक्स में भी इसी तरह है। नारकोटिक्स में GBV स्पेशल, में हाँ, स्पेशल कोर्ट्स की जो है ना डिफरेंट है। बस वो कोई केस आएगा और वहीं से मार्क कर वो देंगे डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट साहब। चालान से खुद ही करते हैं। सही। तो अब ये सारी चीज़, अब हम शेड्यूल 2 में देखते हैं कि कुछ केसेस में दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, मैजिस्ट्रेट भी लिखा हुआ है और सेशंस भी लिखा हुआ है। व्हाट इज़ तो दैट? इन सच सिचुएशन में होना ये चाहिए, कंकरेंट जुरिस्डिक्शन जब जी, इन सच सिचुएशन में होता ये प्रोसीजर भी है कि जो लोवेस्ट फोरम है ना, जैसे मैजिस्ट्रेट है तो वो चलाते हैं केस, क्योंकि अक्यूज़ के पास जो है अपील का जो है फोरम, या ये अक्यूज़ की कन्वीनियंट के लिए जो लोवेस्ट फोरम है वही चलाता है। कंकरेंट होते हैं तो फिर मैजिस्ट्रेट अपने पास रख लेते हैं, वो खुद चलाते हैं। हाँ, सर्टेन केसेस होते हैं जिसमें मैजिस्ट्रेट ने कन्फेशन रिकॉर्ड की होती है, तो वो केस मैजिस्ट्रेट खुद नहीं चलाते हैं, वो किसी सेशन जज साहब को रेफरेंस करते हैं और सेशन जज किसी जो है दूसरे मैजिस्ट्रेट को वो केस असाइन करते हैं। सर, अब ये डिसाइड हो गया कि चलें मैजिस्ट्रेट साहब खुद चला रहे हैं, अब क्या होगा इसके बाद? चार्ज फ्रेम किया जाएगा? इसके बाद फर्स्टली डॉक्यूमेंट सप्लाई होंगे, डॉक्यूमेंट सप्लाई होने के बाद चार्ज फ्रेम होगी, अक्यूज़ की प्ली रिकॉर्ड होगी, वेदर अक्यूज़ प्लीड्स गिल्टी और डज नॉट प्लीड गिल्टी। तो उसके अगर प्लीड गिल्टी करता है तो मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है उसको सज़ा दे 243 में। इन केस अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं करता है तो ट्रायल प्रोसीड होगा। ट्रायल प्रोसीड, एविडेंस होगी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की, और जो दोनों साइड्स की अगर DWs होंगे उनकी भी एविडेंस होगी, और 342 में जो है स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज प्लीड गिल्टी पे मैं आऊँगा। अगर प्लीड गिल्टी कर दिया किसी ने तो क्या ज़रूरी है कि उसको सज़ा हुई हो, या मैजिस्ट्रेट साहब के पास इख्तियार है कि अख्तियार, मैजिस्ट्रेट साहब के पास अथॉरिटी है कि वो प्लीड गिल्टी वाले अक्यूज़ का जो है केस चलाए, ट्रायल कर सकते हैं? सर्टेन सिचुएशंस होती हैं, कोई मुलजिम मजबूरी से प्लीड गिल्टी करता है, कोई किसी के पास किराया नहीं आता होता है कोर्ट आने के लिए, तो वो कहता है मैं बच जाऊंगा किराया देने से, टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट सेंटेंस हो जाएगी तो मैं प्लीड गिल्टी करता हूं। लेकिन वो ग्रेव इनजस्टिस होती है। हम मैजिस्ट्रेट जो हैं हमारे, जब कोई मुलजिम प्लीड गिल्टी करे तो उसकी रिपोर्ट कॉल करनी चाहिए कि वो क्यों कर रहा है, ख़ुद को सेटिस्फाई करना चाहिए कि वेदर इट इज़ अ जेन्युइन और इट इज़ मतलब कोई मजबूरियां हैं इसके पीछे। प्लीड गिल्टी जो होती है सज़ा, वो स्टेगमा होती है, डिस्क्रिशन है मैजिस्ट्रेट के पास कि वो प्लीड गिल्टी पे भी ट्रायल चलाए और मुलजिम को अक्विट भी कर दे। अच्छा, चार्ज फ्रेम किया जाता है तो उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, या कोई स्पेसिफिक फॉर्म है कि आपने इस अंदाज में चार्ज फ्रेम करना है? चार्ज का प्रोसीजर दिया गया है, चार्ज का जो चैप्टर है उसमें बताया गया है कि डेट, टाइम और जो पर्टिकुलर्स होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं चार्ज में। अक्यूज़ को फुली अवेयर किया जाता है कि आपने ये आपके ख़िलाफ़
ये ऑफेंस का ट्रायल चलेगा, उसको कम्प्लीटली इन्फॉर्म कर किया जाता है। जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है आडे अल्टेरम पार्टम के, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। फर्स्टली उसको बताया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ ये चार्जेस हैं, तो उसको मौका दिया जाता है, यू विल मेक द डिफेंस, आप अपना डिफेंस बनाएंगे। तो ये होता है। आपको मैं एक केस बताऊं, मैं था डिस्ट्रिक्ट तालका शहादात कोर्ट में। वहाँ एक मुलजिम ने प्लीड गिल्टी किया, तो दूसरे ने प्लीड गिल्टी नहीं किया। तो जो सेकंड मुलजिम जिसने प्लीड गिल्टी नहीं किया था, तो मैंने उसको अक्विट कर दिया था। तो जज हैज़ वास्ट पावर्स। तो बस ये होना चाहिए, जस्टिस शुड बी तो डन। जिसने प्लीड गिल्टी किया था देन उसका क्या? उसको मैंने कन्विक्शन दी थी। एक को कन्विक्शन और एक को एक्विटल मिल गया, वो जिसने कंटेस्ट किया वो अक्विटल हो गया था, और जिसने नहीं किया उसको कन्विक्शन हो वो गया। प्लीड गिल्टी। लेकिन डिस्क्रिशन है कि हम प्लीड गिल्टी वाले को भी उसका केस चलाएं, और उसकी प्लीड गिल्टी डिक्लाइन करके, हम समझते हैं रीज़न्स हैं, मजबूरियां हैं मुलजिम की, उसके पास कोर्ट आने का किराया नहीं है। तो इन सच सिचुएशन कोर्ट को चाहिए, मैजिस्ट्रेट को चाहिए, सेशंस कोर्ट को चाहिए, हाई कोर्ट को चाहिए कि उस मुलजिम की जो है ना बैकग्राउंड कॉल करे कि किस मजबूरी में वो प्लीड गिल्टी करता है। अगर एक बंदा है वो अपनी फैमिली का सोल ब्रेड विनर है, अगर वो 2 साल केस में हर हाज़िरी पे आएगा, वो ज़ाहिर है प्लीड गिल्टी करेगा, बोलेगा 1 महीना में जेल में चला जाऊं, वो पूरा कर लूँ, इससे अच्छा है फिर फैमिली के लिए अर्निंग तो करूं। तो हमें ये चीज़ें सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब तो टाइम आ गए हैं कि 90 डेज़ में ट्रायल कंक्लूड करना है, 7 डेज़ में ATC ट्रायल कंक्लूड करना है। अगर हम लॉ के हिसाब से चलें फिर तो मुलजमान सफ़र ही ना हो, ना कंप्लेनेंट पार्टी को सफ़र करना पड़े, ना मुलजिम को सफ़र करना पड़े। मैं तो चाहता हूँ सिस्टम ये होना चाहिए, जब चालान हो जाए केस, तो वो कोर्ट के पास होना चाहिए, पार्टीज़ को नोटिस दिया जाए कि इस दिन आपका केस चलेगा, दोनों पार्टीज़ आ जाएं, ना कि रोज़ डेली डायरियाँ फ़िक्स की जाएं। बस केस एक बंच बनाना चाहिए, उसके बाद दोनों साइड्स को नोटिस किए जाएं कि आप आएँ, आपका केस चलेगा। अगर नहीं चलाना है तो डेट फिक्स नहीं करें, ना लोगों का टाइम वेस्ट करें। अच्छा, मैजिस्ट्रेट के पास क्या सो मोटो पावर्स भी हैं? अगर जब वो कुछ देखता है कुछ गलत होते हुए किसी भी जगह पे, तो क्या वो खुद से भी उस चीज़ को कॉग्निजेंस ले सकता है, या हमेशा पुलिस रिपोर्ट ही होगी या कोई कंप्लेन ही होगी? जी, वो अंडर सेक्शन 190 जो CRPC है ना, मैजिस्ट्रेट के पास एम्पल पावर है ऑन हिज ओन इंफॉर्मेशन, और अगर किसी और से भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है तो वो कॉग्निजेंस ले सकता है। 3 सिचुएशंस बताई गई हैं, एक पुलिस रिपोर्ट पे, और एक जो अननोन इंफॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। इन तीनों चीज़ों पे मैजिस्ट्रेट 190 CRPC में कॉग्निजेंस लेता है। अच्छा, अब चार्ज भी फ्रेम हो गया, मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो ट्रायल भी चला रहे हैं। इन ट्रायल अगर कोई फर्दर एविडेंस आता है, कुछ भी आता है, और वो सेक्शंस अल्टर हो सकती हैं जो चार्ज वाली हैं या जो चार्ज शीट वाली हैं? चार्ज अमेंड होती है भाई, मोस्ट केसेस में चार्ज अमेंड होती है। इवन मुलजिम एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है कि चार्ज को अमेंड किया जाए, अल्टर किया जाता है। प्रोसिक्यूशन फ़ाइल कर सकती है, कंप्लेनेंट फ़ाइल कर सकता है एप्लीकेशन, काउंसिल्स फ़ाइल कर सकते हैं दोनों साइड्स के। और अगर वो चार्ज ऐसा कोई ऐड हो जाए कि वो मैजिस्ट्रेट साहब उसको ट्राई ही ना करते होंगे, तो देन क्या दोबारा शुरू से ट्रायल चलेगा? डिनोवो ट्रायल तब होगा जब समझा जाएगा कि प्रेजुडाइज काज होगा, कि उसको इनजस्टिस होगा। इन सच केसेस जो है ना डिनोवो ट्रायल होता है। अदरवाइज क्या किया अदरवाइज जो है ट्रायल कंटिन्यूड होगा फ्रॉम द स्टेज जहाँ से। बट वो कहाँ पे कंटिन्यू होगा? मैजिस्ट्रेट साहब खुद ही करेंगे या खुद ही ट्रांसफर अगर करेंगे? नहीं देखें डिनोवो ट्रायल अगर किसी और का कोर्ट का केस बनता है फिर तो चार्ज नहीं फ्रेम करेगा, फिर तो केस रेफरेंस कर देगा। अगर चार्ज अमेंड होती है तो फिर डिनोवो ट्रायल इन सच सिचुएशन होगा जब वो प्रेजुडाइज काज करेगा अक्यूज़ को। अगर प्रेजुडाइज काज नहीं होगा, जस्टिस कैन बी डन, तो कंटिन्यू ट्रायल होगा। मैं थोड़ी सी इसको एग्जांपल वाइज समझते हैं, जैसे कि 337 का कोई केस है, कोई इंजरी है, ठीक है, उससे जो मैजिस्ट्रेट साहब ट्रायल शुरू करते, बट लेटर ऑन ये होता है कि उससे जो इंजरीज हैं वो कोई ऐसा इन्फेक्शन बनता है या एक वो कॉजेशन कंटिन्यू होके बंदे की डेथ हो जाती है, 302 भी लग गई। अब 302 मैजिस्ट्रेट साहब तो नहीं चला सकते, तो उस सूरत में क्या किया जी, जाएगा? आपने गुड जो है पॉइंट आउट किया है। एक सिचुएशन है ये बहुत अच्छी है। मेरे पास एक केस आया था जिसमें मुलजिम के ख़िलाफ़ FIR कटी थी 324 में। सब्सिक्वेंटली उस बंदे का डेथ हो गया।
तो ज़ाहिर है 302 की FIR 324 की FIR वो कन्वर्ट चालान जो आया 302 में आया। फिर जो कोर्ट है सेशंस कोर्ट में मैंने भेजा केस, तो सेशंस कोर्ट ने उसको ज़ाहिर है 302 में ट्राई किया। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ, ट्रायल के दौरान, अगर किसी हार्ड केसेस में भी ऐसे होता ट्रायल के है, दौरान ट्रायल आधा चल चुका है, गवाहियाँ चल रही हैं, और उस सूरत में कोई अमेंड होके कोई ऐसी सेक्शन ऐड हो जाती है जो मैजिस्ट्रेट साहब की पावर में ही नहीं है, तो फिर मजिस्ट्रेट साहब रेफरेंस करेंगे केस बीच में से। हाँ, सेक्शंस मेंशन करके कि सब्सिक्वेंट चेंजेस हुई हैं कि इसमें मुलजिम का डेथ हुआ है, तो यहाँ केस डकैती का बन रहा है, थेफ्ट का केस, एक्सटॉर्शन का केस डकैती का बन रहा है, तो सर्टेन सिचुएशन में जो है मजिस्ट्रेट वो रेफरेंस करते हैं, ऊपर जो है सेशन जज को केस सेंट अप कर देते हैं। सर, आप यंग लॉट जो लॉयर्स की आ रही है, क्या आप उन्हें सजेस्ट करेंगे कि उन्हें जज बनना चाहिए या नहीं? जज बनना हर लॉयर का ख्वाब होता है, और मैं उनको इनकरेज करूँगा कि वो जज बने, क्योंकि जो जुडिशरी में लर्निंग है ना, वो बहुत लर्निंग है। जुडिशरी हमारा जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, जो आप जुडिशरी के 1 साल में सीख लेंगे, शायद वो 25 साल की वकालत में शायद वो ना सीख सकें। जुडिशरी इज़ द बेस्ट फोरम टू लर्न द लॉ। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई थिंक काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, और ख़ासकर जो लोग मैजिस्ट्रेट फ्रेश जो बन रहे हैं उनके लिए, एंड जो लॉयर्स अभी प्रैक्टिस में आ रहे हैं, खासकर क्रिमिनल प्रैक्टिस में, तो उनके लिए काफ़ी ये इंसाइटफुल रहा होगा। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम। एंड व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पॉडकास्ट अच्छी लगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, पॉडकास्ट को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, खासकर जो लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स, आप उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिले। सो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।